नमस्कार, आप देख रहे हैं 5 की बात और मैं हूं नगमा। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है कि पहलवान साक्षी मलिक जो कि ओलंपिक मेडलिस्ट हैं, उन्होंने ये ऐलान कर दिया है कि वो अब कुश्ती छोड़ देंगी। भारतीय कुश्ती संघ के चुनाव के नतीजे आए और नतीजों के बाद पहलवानों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें साक्षी मलिक ने यह ऐलान किया कि अब वो कुश्ती को अलविदा कह रही हैं। ये ऐलान करते वक्त साक्षी मलिक भावुक हो गई। बजरंग पुनिया ने कहा कि हम यहां राजनीति करने नहीं आए हैं, हम ये लड़ाई नहीं जीत पाए, लेकिन आगे फिर किसी को ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी। आपको बता दें कि अभी जो चुनाव हुआ कुश्ती संघ का, उसमें बृजभूषण शरण सिंह गुट के संजय सिंह भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बने हैं और पहलवानों की तरफ से जो चुनाव लड़ रही थी, जो कैंडिडेट थी अनीता श्योरन, उनको उन्होंने हराया है। और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खिलाड़ियों ने यह ऐलान किया है, जिसमें साक्षी मलिक ने ऐलान किया कि वो अब कुश्ती से संन्यास ले रही हैं। हम तो 40 दिन सोए रोड पे, लेकिन मैं सभी तमाम देशवासी जो भी हमारे प्रोटेस्ट में आए, दूर दूर से आए, बूढ़ी महिलाएं आई, बहुत सारे लोग ऐसे आए जिनके पास खाने कमाने के लिए नहीं है, फिर भी हमें सपोर्ट करने आए। हम नहीं जीत पाए, पर आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बात और कहना चाहूँगी कि लड़ाई लड़ी, पूरे दिल से लड़ी, लेकिन अगर प्रेसिडेंट बृजभूषण जैसे आदमी जैसा ही रहता है, उसका बिल्कुल सहयोगी है, उसका बिजनेस पार्टनर है, वो अगर इस फेडरेशन में रहेगा तो मैं अपनी कुश्ती को त्यागती हूँ और मैं आज के बाद कभी भी आपको वहां नहीं दिखूंगा। तो बस सभी देशवासियों को धन्यवाद जिन्होंने आज तक इतना मेरा सपोर्ट किया और मुझे इस मुकाम तक पहुंचाया। आपको बता दें कि साक्षी मलिक जो हैं वो भारत के इकलौती ओलंपिक मेडलिस्ट पहलवान हैं। साक्षी मलिक ने अब कुश्ती को अलविदा कह दिया है और ये भी कहा है कि संजय सिंह जो कि नए अध्यक्ष बने हैं, उनके रहते भारतीय कुश्ती सुरक्षित नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने अपने जूते मेज पर रख दिए और कुश्ती को अलविदा कह दिया है। हमारे सहयोगी विमल मोहन हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत दुख की, बड़े अफसोस की बात विमल की इकलौती ओलंपिक मेडलिस्ट हैं साक्षी मलिक और वो कुश्ती को अलविदा कह रही है। और ये जो लड़ाई थी खिलाड़ियों के बीच और जो मैनेजमेंट के बीच, उसमें खिलाड़ियों को लग रहा है कि उनकी हार हुई है, ये है, लेकिन साथ साथ वो ये कह रहे हैं कि कुश्ती सुरक्षित नहीं है। ये भी कह रहे हैं कि हम पॉलिटिक्स करने नहीं आए हैं। कैसे देखते हैं आप इस चुनाव नतीजे को और उसके बाद पहलवानों की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को? देखिए, ये तो साफ था कि अगर ये चुनाव में जाएंगे तो जिस तरह से बृजभूषण शरण सिंह या उनके लोगों का उस पर कब्जा है, वो तो तय था कि ये इलेक्शन में ये हारेंगे, क्योंकि ये जो कुश्ती को जो लोग फॉलो करते हैं, जो सर्किट को, वो साफ साफ था। इन्होंने कोशिश की थी खड़े होने की। इन्होंने ये भी कहा था कि जो उनके करीबी हैं, मतलब डिक्लेयर्ड करीबी हैं, जैसे कि मैं आपको बताऊं कि जैसे ही इलेक्शन खत्म हुआ तो संजय सिंह के जो सहयोगी थे वो चिल्ला रहे थे, जो नारे लगा रहे थे, संजय भैया क्या लेकर चले, तो नारे का जवाब था संजय भैया बृजभूषण जी के खड़ाऊ लेकर। सुनने में बड़ा अजीब सा लगा। फिर मैंने इंटरव्यू में जो पहला रिएक्शन उनसे पूछा कि भाई आप तो उनके करीबी बताए जाते हैं, हालांकि हम लोग सब जानते हैं, लेकिन मैंने सवाल पूछा था उनसे तो उन्होंने कहा कि हाँ मैं करीबी हूँ, इसमें क्या छिपाने की बात है। तो ये कहीं ना कहीं, मतलब जो अगर उस पक्ष से देखें, जो खिलाड़ी जो कह रहे हैं, उस पक्ष से उनकी जरूर हार हुई है और ये मतलब अच्छा संदेश उस तरह से नहीं दिया है। लेकिन अगर लोकतांत्रिक प्रक्रिया की बात करें, सुप्रीम कोर्ट का दखल है, कोर्ट का दखल है, तो आप कोर्ट के पहले तक उनको आप रोक सकते थे, जहां तक वो लड़े नहीं। इसके लिए मुझे जो जानकारी है, ये लोग खेल मंत्री से मिले भी थे और ये भी था कि मतलब उनको चुनाव लड़ने से रोका जाए। लेकिन जो संजय सिंह से मेरी बात हुई थी, उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में मुझे कैसे रोक सकते हैं। तो ये एक मतलब ये जो उहापोह की स्थिति है, ये जो असमंजस की स्थिति है, ये तो है, बरकरार है। जो खिलाड़ियों के साथ जो न्याय होना है, कोर्ट में कहाँ तक बात पहुंचेगी और क्या वाकई हुआ है, क्या चीज उसका न्याय मिलेगा नहीं मिलेगा, किस तरह का सबूत उनके पास है, इन सब पे नगमा हम सब जानते हैं, कई सवाल हैं। और जिस तरह का केस है उसमें दोनों तरफ से कई तरह के सवाल खड़े हुए हैं। इसलिए
और जैसा आप कह रही हैं ओलंपिक पदक विजेता का मेज पर कुश्ती रखना, हालांकि ऐसा नहीं कि साक्षी मलिक अगले ओलंपिक में जाती तो जीती जाती, लेकिन अगर ये संदेश दे रही है कि मैं कुश्ती को ऐसे छोड़ रही हूँ, विवादों के सहारे छोड़ रही हूँ, तो जाहिर तौर पे ये अक्रॉस द वर्ल्ड अच्छा संदेश नहीं जाएगा। जी, सही कहा आपने कि जिस तरह कुश्ती को उन्हें अलविदा कहना पड़ रहा है वो बहुत दुखद भी है। ये जरूर है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, चुनाव में आप जाएंगे तो हार जीत हो सकती है, पर संदेश अच्छा नहीं जाता है। और अफसोस ये है कि इस तरह के जाने माने जो खिलाड़ी हैं और हमारे ओलंपिक मेडलिस्ट हैं, उनको इस तरह अपने खेल से अलविदा कहना पड़ रहा है। तो ये एक बहुत ही दुखद बात है। और साक्षी मलिक ने ऐलान कर दिया है कि वो अब ये खेल छोड़ रही हैं। साथ ही ये जो ऊहापोह की स्थिति है और कई तरह के सवाल हैं ये बने हुए हैं। साक्षी मलिक ने ये भी कहा है कि लड़ाई जारी रहेगी। लगे ये हिम्मत बनाने के लिए इस फेडरेशन के जो प्रेसिडेंट है उनके खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए हमें बहुत साल लगे कि हिम्मत बनाई और हमने ये प्रोटेस्ट किया। लेकिन आज सब आपको नतीजा पता ही है कि प्रेसिडेंट जो है उसके बेटे से भी फिर है, उसका राइट हैंड यूँ मान लो प्रेसिडेंट बना है आज रेसलिंग फेडरेशन का। तो जो सरकार ने कमिटमेंट की थी वो पूरी नहीं हुई। हमारी मांग थी महिला प्रेसिडेंट की कि महिला प्रेसिडेंट होगी तो शोषण नहीं होगा, लेकिन ना पहले महिला का कोई भागीदारी थी। आज आप पूरे इलेक्शन उसकी लिस्ट उठा के देख लो, एक भी महिला को कोई स्थान नहीं दिया गया। तो बस यही कहना चाहूँगी कि जो ये लड़ाई है ये हमने तो अपनी पूरी हिम्मत करके लड़ी, लेकिन ये लड़ाई जारी रहेगी। लड़ाई जारी रहेगी। अफसोस ये भी जता रही थी साक्षी मलिक की एक भी महिला को जगह इसमें नहीं मिली है। आगे बढ़ते हैं दूसरी खबर पे। दिल्ली के बहुत ही चर्चित शराब घोटाले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने समन भेजा, लेकिन केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं हुए, वो विपाशना के लिए चले गए। इस पर बीजेपी केजरीवाल पर हमलावर है और संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि विपाशना के बाद अब केजरीवाल का जिलासना भी होगा। शराब में घोटाला करके कोई नेता भाग रहा है, 2 नवंबर को भागे थे, आज भी भाग गए। यहां विपासना के पीछे छुपने की कोशिश अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। कुशासना और विपासना साथ साथ कभी नहीं चल सकता है। यदि आपने कुशासना किया है तो बाद में जेलासना होगा ही होगा। कहां कहां भागोगे, कितना होशियार बन के होशियारपुर भागोगे, कहीं भी भागोगे। याद रखिए केजरीवाल जी, कानून के हाथ लंबे होते हैं, बहुत लंबे होते हैं। आपने घोटाले किए हैं, आपको पकड़ा जाएगा। तो संबित पात्रा ने काफी तुकबंदी की कि अगर आप विपासना करने गए हैं लेकिन कुशासना करेंगे तो जिलासना भी होगा। केजरीवाल ने समन का जवाब भेजा है, कहा है कि मैं हर कानून मानने को तैयार हूं। ये समन भी पिछले समन की तरह गैर कानूनी है, ये कहना है केजरीवाल का। उन्होंने ये भी कहा है कि समन राजनीति से प्रेरित है, इसे वापस लिया जाए और मेरे पास छुपाने को कुछ भी नहीं है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी से लंबी लकीर नहीं खींच पा रही, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी की गवर्नेंस को नहीं मैच कर पा रही है, और क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि ऐसे बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल के काम से ना सिर्फ दिल्ली और पंजाब, धीरे धीरे आम आदमी पार्टी पूरे देश में फैल रही है। तो आम आदमी पार्टी की इस ग्रोथ को रोकने के लिए, आम आदमी पार्टी की बढ़ती हुई लोकप्रियता को रोकने के लिए, आम आदमी पार्टी के बढ़ते हुए चुनावी ग्राफ को रोकने के लिए भारतीय जनता पार्टी एक एक करके आम आदमी पार्टी के नेताओं को गिरफ्तार कर रही है। केजरीवाल वैसे पिछले समन पर भी पेश नहीं हुए थे और कहा था कि दिवाली है, दिवाली के मौके पर दिल्ली के मुख्यमंत्री होने के नाते दिल्ली में रहने की उन्हें जरूरत है। साथ ही छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश चुनावों का भी उन्होंने हवाला दिया था। तो अब बीजेपी इसलिए हमलावर है यहाँ पर, और हमारे साथ इस पर चर्चा करने के लिए मौजूद हैं अभिनंदिता माथुर जो प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी की, मनजिंदर सिंह सिरसा है प्रवक्ता बीजेपी के, और संजय सिंह है वरिष्ठ पत्रकार। अभिनंदिता माथुर, बीजेपी सवाल ये पूछ रही है कि जब जब समन भेजा जाता है केजरीवाल नहीं पेश होते और गैर कानूनी बता देते हैं समन को, और अब तो उन्होंने, आपने भी सुना होगा जैसे संबित पात्रा कह रहे थे कि वो भाग रहे हैं, एक तरह से पेश ही नहीं होते, वो क्यों? देखिए, पहली बात तो ये जो पूरा केस है ये मनगढ़ंत है, ये गलत है, ये हमारा प्रॉपर स्टैंड है और जो पहले से हम कहते आए हैं।
इसके दो पहलू हैं इस पूरे केस के, एक जो लीगल पहलू है और ये एक पॉलिटिकल पहलू है। तो जो पॉलिटिकल पहलू है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम ये मानते हैं और लोगों को भी ये दिखता है कि ये पॉलिटिकल पहलू है, जिसकी वजह से ये अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी के पीछे मोदी जी और बीजेपी जो है बुरी तरह पड़ी हुई है, क्योंकि एक स्टैंडर्ड जो है वो सबके लिए सेम मेंटेन नहीं किया जा रहा है, चाहे वो कार्रवाई शुरू करने का हो या चाहे वो उसके बाद भी एक तरफ आप आंख बंद कर लेते हैं, लोगों को अपनी पार्टी में जुड़वा लेते हैं, दूसरी तरफ आप एक पार्टी के पीछे बिल्कुल हाथ पैर धो के पड़ तो जाते मान हैं। लीजिए, और आप जाहिर है आप लोग कहेंगे, मान लीजिए कि पीछे पड़े हुए हैं, लेकिन एक कानूनी प्रक्रिया है, तो अगर जी आरोप लगे हैं और समन भेजा गया, तो क्या उसका जवाब यही होना चाहिए कि समन गैर कानूनी है? जी क्योंकि पहली जी बार भी देखिए, उन्हें समन भेजा गया तो वो नहीं पेश हुए, कई अब मैं हवाले दिए चुनाव के भी, अभी वो विपासना के लिए चले गए। देखिए, जो ये इसका जो लीगल पहलू है इन समन्स का भी, उसमें बहुत सिंपल, पिछली बार भी जब नवंबर में समन आया था तो अरविंद केजरीवाल जी ने उनसे पूछा था कि आप किस रोल में मुझे समन कर रहे हैं, वो कि बहुत लीगल माइन्यूट चीजें हैं जो कि रेलिवेंट है यहाँ। तो वो पूछते हैं कि आप तो मुझे मतलब किस उनका रोल में। समन इलीगल है, ये कह रही है आम हाँ आदमी पार्टी हाँ, कि उसको क्योंकि बुलाना समन ही में इलीगल है। आपको बताना है कि आप एज अक्यूज्ड बुला रहे हैं या एज विटनेस बुला रहे हैं। पिछली बार भी अरविंद केजरीवाल जी ने उनसे ये पूछा था कि आप मुझे किस रूप में बुला रहे हैं वो बताइए, और ये बिल्कुल उनका लीगल हक है। उसके मनजिंदर बाद सिंह सिरसा, आप इसका जवाब देंगे कि ये जब जानकारी नहीं है तो फिर बीजेपी की तरफ से जो ये हमला है कि अरविंद केजरीवाल भाग गए, तो वो पूछ रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ने भी ये कहा है, और जो अभी कार्यक्रम अभिनंदिता तो कह रही हैं कि आप बताएं तो कि किस रोल में बुलाया जा रहा है, जो समन है वो गैर कानूनी है। उनका नहीं, कार्यक्रम तो उन्होंने कहा 15 दिन इन्होंने पहले से कहा कि पब्लिक हम डोमेन में मानते था। हैं कि इनकी नजर में तो है, कह रहे हम तो पहले दिन से हमारा स्टैंड है कि ये केस ही नहीं है। अब इनका क्या स्टैंड है, ये तो अपने घर में बैठ के कुछ भी स्टैंड बना सकते हैं, नहीं नहीं, इनके ये बोल मुताबिक रही स्टैंड है नहीं ये चलेगा। नहीं, समन मेरी पूरी की बात सुनिएगा। लीगैलिटी पे बात कर रही हैं नहीं, मनजिंदर आप सिंह पूरी जी, बात तो सुन समन लीजिए। की अब मेरी सुनिए लीगैलिटी सही पे ना। कि विटनेस के तौर पे, अक्यूज के तौर पे, या फिर जैसा ये कह रही है अभिनंदिता कि पब्लिक में था उनका कार्यक्रम पहले से ही और ईडी का समन अभी आया, तो ये कहना सही नहीं कि वो ईडी के समन की वजह से चले गए, जैसा संबित पात्रा उसके ऊपर मजाक कर रहे थे कि विपासना और कुशासना और जेलासना, ये तमाम चीजें जिन्होंने कही, ये क्या सही है? नहीं, देखिए, इनको होगा पब्लिक में, कोई पब्लिक में उनका प्रोग्राम नहीं है, और अगर ऐसे पब्लिक या अक्यूज में प्रोग्राम होने लगे तो इसका मतलब ईडी और सीबीआई तो कभी किसी को बुलाएगी नहीं, क्योंकि उनके पब्लिक में प्रोग्राम है। पहले उन्होंने कहा कि मुझे दिवाली मनानी है, अब वो कहे मैंने विपासना पे जाना है, और ये कहते हैं जी कि हमारा स्टैंड है कि ये सब कुछ इलीगल है। अब आपका स्टैंड, आप अपने घर में कुछ भी ले, हम आपको मना तो नहीं कर सकते, लेकिन देश का तो कानून एक तो है। उसका देश पॉलिटिकल के पहलू कानून आज के बता अंदर रही है कि अब देखिए, उन लोग मेरे को आम पूरी आदमी बात तो पार्टी आप- का, आप आम नागमा आदमी जी मुझे पार्टी का बोलने ये नहीं दे रहे। कहना है कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। मैं उसके जो लीगैलिटी पे ये बात कर रही हूं, उस पर आपका क्या मुझे जवाब है? बोलने तो दो ना, मुझे जवाब ही नहीं देने दे रहे आप। मैंने इतनी देर से बोलने की कोशिश करता हूँ, फिर मुझे काट देते हैं। मेरे को 10 सेकंड का टाइम दें प्लीज। बिल्कुल, उन्होंने जो कहा ये तब तय होगा जब उनसे सवाल पूछे जाएंगे। जब अरविंद केजरीवाल जी को पूछा जाएगा कि जी आपने पॉलिसी जब बनाने की बात कही, आपने एक कैबिनेट कमेटी फॉर्म की थी, उस कैबिनेट कमेटी को आपने अधिकार दे दिया, इसके बदले जो मर्जी आप अपने आप बदल कर लेना, कैबिनेट में लाने की जरूरत नहीं, खुद ही फैसला ले लेना। तो उसके बाद पता चलेगा अरविंद केजरीवाल जी क्या जवाब देते हैं। अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं हाँ, मैंने मेरी इजाजत से दिया था क्योंकि मैं अपने प्राइवेट लोगों को शराब का काम देना चाहता था। तो अक्यूज बन जाएंगे और वो कहेंगे कि नहीं जी, मेरे को पता नहीं था कि ये गलत काम कर देंगे, मेरी जानकारी में नहीं था, मैंने तो केवल इनको इतने अधिकार दिए थे, अब इन्होंने गलत कर दिया तो ये भुगते। तो वो तो अब आपका जवाब अगर गवाह पूरा बन हो जाएंगे। गया हो तो इसका जवाब मैं गवाह- अभिनंदिता से ले लूं कि तो वहां गवाह जब बन जाएंगे जाएंगे। तभी समझ में आएगा कि वो अक्यूज्ड है ये- कि फिर जी, वो बिल्कुल। नहीं, एक इसलिए गवाह के तौर अलग है पे ना बुलाए जा रहे हैं। जी, लेकिन इसलिए बुलाया सिरसा जाएगा जी उनके ये सवालों के भूल ऊपर रहे है ना। हैं, ये तो सिरसा वो जी ये जवाब भूल देंगे। रहे हैं कि 8 घंटे से भी ज्यादा की इंक्वायरी में, की क्वेश्चनिंग में अरविंद केजरीवाल जी ऑलरेडी पार्टिसिपेट कर चुके हैं। जी। कहीं पे 1.5 साल हो गया है, 2 साल बल्कि ऑलमोस्ट हो गया है, हम लोगों को इसी पे बहस करते हुए कोई एविडेंस नहीं मिलता, मनी तो ट्रेल फिर उनको नहीं जमानत क्यों नहीं मिल रही? एक मनीष बात सिसोदिया जी एक को जमानत क्यों नहीं मिल रही? आप पुष्पेंद्र जैन जाइए जी को जमानत क्यों पीएमएलए नहीं में मिल रही? अंदर, फिर आपकी जमानत होती ये है तो कि नई नहीं पता बात होगी। चलेगा। सारे लोग बाहर कहने आते की हैं, मतलब सारे है, पीएमएलए वाले कहने बाहर का घूम रहे मतलब हैं। है, जिसको कहने अक्यूज का होगा, मतलब आपने है सुप्रीम कि कोर्ट ने कहा सवाल ये नहीं है 350 कि करोड़ उन्हें की ट्रेल जमानत है। क्यों नहीं मिल रही, वो तो नहीं नहीं मिलेगी, देखिए, हमें पता है। नहीं देखिए जी, सवाल ये नहीं है देखिए, कि जमानत क्यों उसमें नहीं मिल कहा रही, गया सवाल ये है 350 कि करोड़ देश रुपए भर की के ट्रेल है। बाकी गुंडे नवाली चोर जो है टेंटिवली ट्रेल उनके है पास क्यों नहीं जाती ईडी। सिरसा उसमें। जी, आप अच्छा, आपका पब्लिक ये सब कहना है। देख रही हाँ, है, ये आपने पब्लिक अच्छी सब बात कही देख रही है, है। ये मैं जवाब देता हूँ, ये आपने ठीक बात कही है।
अब हमारी आम आदमी पार्टी की ये स्पोक्स पर्सन का ये कहना है, हमने गलत किया, बाकियों ने गलत किया, आपने बाकियों को छोड़ रखा, हमें ही पकड़ रहे हैं। देखिए, चोर की बारी आएगी, किसी की बाद में आ जाएगी, किसी की पहले आएगी, लेकिन आप ये मत कहें कि हमारी पहले बारी क्यों आई। जो भी गलत करेगा ईडी उसको अरेस्ट करेगी, जो भी गलत सीबीआई उसको अरेस्ट करेगी। ये एक्सक्यूज नहीं हो सकता आपका कि बाकी भी 5 लोगों ने हमारी तरह करप्शन की थी, उनमें से 5 में से 4 अरेस्ट हुए, अभी 5वां बाकी है, तो वो भी हो जाएंगे। मनीष सिसोदिया जी ने, अरविंद केजरीवाल जी ने इकट्ठा ही तो करप्शन का काम किया था। मनीष आप कह रहे सिसोदिया हैं जी कि की बारी उन्हें पहले आ अभिनंदिता गई, के अरविंद आप कह केजरीवाल रहे हैं जी उन्हें की बारी जमानत क्यों नहीं मिल रही है? आम आदमी पार्टी का लगातार कहना है कि कुछ खिलाफ में कुछ प्रूफ नहीं हो पाया अब तक। सुप्रीम कोर्ट फिर क्यों संजय देती जी, जमानत? आपको शामिल करना चाहूंगी इसमें, एक सेकंड आप दोनों को रोक रही हूँ। 350 संजय करोड़ की सिंह, ट्रेल आप बनी इस है, चीज मनी को ट्रेल है। लगातार देख रहे हैं और इस समय एक तरफ से कहा जाता है पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, दूसरी तरफ से हालांकि कभी आम आदमी पार्टी का लगातार कहना है कि कुछ भी साबित नहीं हुआ है। अरविंद केजरीवाल का समन के बावजूद पेश नहीं होना हर बार, ये इसे कैसे देखते हैं आप? देखिए नगमा, आज तक कोई भी केस किसी राजनेता के खिलाफ हुआ और वो नहीं कहा गया हो कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। लालू प्रसाद जी की पार्टी और लालू प्रसाद जी के बेटे अभी तक कहते हैं लालू प्रसाद जी कॉन्विक्टेड हैं, उसके बाद भी कहा जाता है कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस उनके खिलाफ लगाए गए हैं। तो उसका तो कोई अंत नहीं है, ये स्टॉक आंसर है। इशू कोई यहाँ अंत नहीं ये है, है इसका कि कोई ये लॉजिक भी नहीं है। आप इसके ऊपर ये नहीं कह सकते कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड है ना, जब तक कि आप उसे साबित ना करें कि ये गलत, आप पर आरोप नहीं, वो लगाएंगे। ठीक है। वो देखिए, एक कोई रिस्पांस देना है तो आप उसके इश्यूज में नहीं जाकर के आप 2 वर्ड में खत्म कर देते हैं कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। मैं वही तो कर रहा है, कोई कन्विक्टेड है उसके बावजूद आज तक ये कहा जाता है कि वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। दूसरी चीज ये है कि थोड़ा केजरीवाल साहब का कई चीज कहना, जैसे उनके चिट्ठी पे मैं जा रहा हूँ, जो चिट्ठी बहुत सार्वजनिक हुई है, कितना पब्लिक था उनका विपासना पे जाना ये मुझे नहीं पता है। जैसे पिछली बार वो वहां भोपाल गए थे। केजरीवाल जी की एक चीज जो पब्लिक में खटकती है वो ये है कि लगातार राजनीति में आने से पहले और राजनीति में आने के बाद वो जो कहते हैं और जो होता है या जो करते हैं उसमें बहुत बड़ा फर्क एक दिख रहा है। क्योंकि उस आंदोलन से लोगों को बहुत सारी उम्मीदें थी और उसके बाद जिस तरह से घटनाक्रम पैदा हुआ है वो थोड़ा अजीब किस्म का है। अगर आप ये देखेंगी कि अभी जो उन्होंने जैसे कहा है, अब कि पहले से पता था बीजेपी को। केजरीवाल साहब इस बीच में कितना सारा कैंपेन चारों तरफ चला कि जेल से सरकार चलाएंगे तो क्या होगा, पब्लिक ओपिनियन लिया जाए, और वो उनके विधायकों की भी बैठक होती कि नहीं जेल से चलाएंगे। तो ये कैसे हुआ? जैसे मनीष सिसोदिया के केस में ही पहले से कहते रहे कि सिसोदिया आज अरेस्ट हो जाएंगे, आज जेल चले जाएंगे। गुजरात चुनाव के समय कहा कि इसलिए कर रहे हैं, आज अगर पकड़ लेंगे तो हमारा वोट परसेंटेज बढ़ जाएगा, ईडी ने समन कर लिया तो मेरा वोट परसेंटेज बढ़ जाएगा। तो इस तरह की कई चीजें हैं। बाकी मुझे लीगैलिटी नहीं पता है कि आप किसी को विटनेस के रूप में समन करते हैं या एक्यूज के, तो उसको पहले बताना पड़ता है। लेकिन हाँ, सामान्य ज्ञान से एक चीज हमें पता चलता है कि कई बार जो विटनेस होते हैं वो बाद में एक्यूज भी टर्न हो जाते हैं। मतलब वो भी एक ऐसा कई बार होता है कि कोई चीज पूछताछ होती है और बाद में ऐसा हो जाता है। मैं उसकी लीगैलिटी में मैं कोई लीगल एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन सामान्य जो खबरें या यहाँ वहां पढ़ते हैं तो उसके माध्यम से ये चीज पता चलता है। दूसरी चीज ये है कि कल तक जब इंडिया अलायंस की बैठक भी अचानक हुई थी, उसके लिए भी बहुत पहले तो नहीं बताया गया था, 4-5 दिन पहले ये डेट अनाउंस हुआ था। उसमें केजरीवाल जी काफी अच्छा अपना जो भी पक्ष रखना था या पार्टी के उस फोरम पे कहना था। एक चीज जरूर है कि केजरीवाल जी की विश्वसनीयता पर पब्लिक में अब थोड़े कई तरह के सवाल उठने लगे। जी अभिनंदिता जी, अगर केजरीवाल यहाँ पर पेश नहीं हो रहे हैं, भले आप कहते रहे कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, लेकिन ये तो तमाम लोग कहते हैं, कोई नहीं कहता इस बात को कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड नहीं कर, आरोप किस पर भी लगता है जैसा संजय कह रहे हैं। तो अगर वो वहां पर पेश भी नहीं होते, उनकी जो क्रेडिबिलिटी है, विश्वसनीयता है, उसके ऊपर सवाल बने हुए हैं। क्या उसको सिर्फ वो इवेड करके नहीं जाकर ईडी के समन के बाद ये इस मसले का हल है? देखिए, मसले का हल तो समझ ही नहीं आता कि क्या है। मतलब मसले का हल तो यही है कि वेट फॉर द टाइम जब मोदी जी की तानाशाही खत्म होगी। लेकिन बात यह है कि लीगली, एंड ये प्योरली मतलब एक वकालत पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोल रही हूँ, ही इज नॉट कंपेल्ड टू रिस्पॉन्ड टू द समन बिकॉज द समन इज इनकम्प्लीट। द समन डज नॉट हैव द लीगल वैलिडेशन। ये हमारा पॉइंट है और ये वकीलों से कंसल्टेशन करके ये स्टैंड लिया गया है। दूसरी बात यह है, जैसे मैंने पहले बोला था, 2 साल हो गए हैं, 2 लॉन्ग इयर्स
आप ट्रायल नहीं शुरू कर पाते हैं क्योंकि आपके पास सफिशिएंट एविडेंस नहीं मिलता है। 2 साल से हम डिस्कशंस कर रहे हैं, 2 साल से अब हर बीजेपी स्पोक्सपर्सन टीवी पे एक अलग अमाउंट की बात करेगा। हर शेषा जी, बीजेपी ये जो पॉइंट उठा रही हैं, 2 साल से की बात कर रही हैं कि सवाल जवाब इस पर हो रहे हैं, शुरू नहीं हुआ है कुछ ट्रायल, आप जवाब देना चाहेंगे इसका? जी बिल्कुल, दोनों बातों का। जो उन्होंने पहले कहा कि हमारे एडवोकेट्स ने कहा ये इलीगल है तो कोर्ट में जाके बताएं कि इलीगल है। तो कोर्ट कोई इलीगल काम तो देश में कोर्ट नहीं होने देती। हमारी कोर्टें तो सबसे ज्यादा मजबूत है। पब्लिकली और कोर्ट में अंतर है ना। आप चिट्ठियां तो आप लिखेंगे ना, चिट्ठियां तो आप लिखेंगे। चिट्ठियां कोई नहीं, आप हमें बात करने दिए माथुर जी, हमें आप करने दी, फिर आप बात करना। तो चिट्ठियां आप लिखिए, चिट्ठियां लिखने का तो अधिकार है आपको, रोज लिख रहे हैं आप चिट्ठियां लिखते रहिए। लेकिन बड़ी बात क्या है, अब इन्होंने कहा कि इसको 2 साल हो गए। जब आपको बुलाते हैं आप 2-2 महीनों को तो आप टाइम लेते हैं। ट्रायल कैसे शुरू होगी? इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं होने का नाम ले रही। अब देखिए, इनको नवंबर में बुलाया था, जवाब देने से मना कर दिया। उसके बाद अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि ठीक है मैं नहीं आ सकता था, मैं कल आ रहा हूं। अब दोबारा उनको बुलाया, फिर कह रहे मैं नहीं आऊंगा। तो आपका आरोप है कि चूंकि ये लोग समय पे आ नहीं रहे, इन्वेस्टिगेशन ही पूरी नहीं हो रही है, सवाल ट्रायल पे भी उठ रहे हैं कि सबूत अगर हैं पूरे तो ट्रायल शुरू किया जाए। धन्यवाद आप लोगों का, दोनों का, तीनों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। हमारे पास समय अब इसके लिए इतना ही है, लेकिन जैसा आम आदमी पार्टी का कहना है कि कानूनी तौर पर यह समन सही नहीं है और ये लिखित तौर पर ईडी को बता दिया गया है। एक ब्रेक लेंगे इस समय हम, और ब्रेक के बाद सिम फ्रॉड अगर किया तो हो सकती है 3 साल की जेल या फिर 50 लाख का जुर्माना, तो हो जाएं सावधान। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है कश्मीर घाटी से कि पुंछ में सेना के ट्रक पर आतंकवादी हमला हुआ है। 1 महीने के भीतर सेना का ये दूसरा हमला है। हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रही हैं नीता, आपके पास इस पर क्या जानकारी अभी आई है? नगमा, ये जो ताज़ा मामला है ये एक मेजर टेररिस्ट अटैक बताया जा रहा है। इसे एम्बुश किया गया है पुंछ डिस्ट्रिक्ट में। ये सेकंड अटैक है जैसे कि आप बता रही हैं। जो रीइंफोर्समेंट है वो वहाँ पर पहुँच रही है। हेवी फायरिंग जो है वो हुई है। आर्मी व्हीकल जो थे ये एम्बुश हुए डेरा की गली, सुरनकोट एरिया पुंछ इलाके में ये पड़ता है। ये जब ये लोग यहाँ से जा रहे थे, जब इनके ऊपर अटैक हुआ, इनके ऊपर फायरिंग स्टार्ट हो गई, जिसके चलते अब ये एम्बुश बताया जा रहा है। ये वाला वो एरिया नगमा जिसमें आर्मी को पिछले कुछ 3-4 महीने में काफी कैजुअलिटीज भी जो है वो झेलनी पड़ रही हैं। हमने जो वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं उनका भी ये कहना था कि ये जो एरिया है इसके ऊपर ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। उन्होंने ये भी बयान दिया था कि कश्मीर घाटी से आतंकवाद जिस तरह से कम होता जा रहा है वैसा ही कुछ महीनों में, क्योंकि अब यहाँ पर जो है बहुत कंटेन्ड ऑपरेशन जो है वो आर्मी चला रही है। यही वजह है कि बार बार इस तरह की जो एम्बुशेस हैं वो यहाँ पर हो रही हैं। लेकिन क्योंकि ये वो इलाका है, हमें ये भी याद रखने की जरूरत है, ये वो इलाका है जो हर समय मतलब हर साल समय यहाँ से जो इन्फिल्ट्रेशन है वो होती रहती है, क्योंकि अभी जो अपर रीचेस हैं कश्मीर एरिया में वहाँ पे बर्फबारी हो गई है, तो वहाँ पे वो वहाँ से निकलना मुश्किल हो गया, जिसके चलते यहाँ से जो आतंकवादी हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं। अप्रैल मई के दौरान यहाँ पर 10 सोल्जर जो हैं वो शहीद हुए थे रजौरी पुंछ इलाके में, और यही अभी भी ये सेम इलाके में ही जो है वो कैजुअलिटी की जो खबर है वो आ रही है। जी धन्यवाद आपका नीता। जैसा आप बता रही हैं कि यहाँ पे सेना के ट्रक पर आतंकवादी हमला हुआ है और जम्मू कश्मीर के पुंछ में आतंकवादी हमला हुआ है। पुंछ में सेना के ट्रक पर हमला किया गया है और ये जो इलाका है यहाँ पर अभी भी इस तरह के हादसे, इस तरह की घटनाएं जो हैं वो आतंकी हमले हुए हैं। 1 महीने में दूसरी दफ़ा ये हमला किया गया है। जम्मू कश्मीर में या कश्मीर जो घाटी है वहाँ पर आतंक पे काफ़ी नकेल कसी गई है, लेकिन कुछ इलाके हैं जहाँ पर सेना कंटेन्ड ऑपरेशंस कर रही है। और पुंछ का जो ये इलाका है रजौरी पुंछ, यहाँ पर इस तरह के हमले हुए हैं। तो इस वक्त की एक ब्रेकिंग न्यूज़ है कि आतंकियों ने सेना के ट्रक पर घात लगाकर हमला किया है। एक ब्रेक ले रहे हैं इस समय हम। लोकसभा में नया टेलीकम्युनिकेशन बिल पास हो गया है। फाइनल रिव्यू के लिए राज्यसभा ये भेज दिया गया है और इस बिल की जो खास बातें हैं वो आपको बताते हैं। इस बिल के मुताबिक फर्जी सिम लेने पर अब 3 साल की जेल की सजा हो सकती है और 5 लाख रुपए का जुर्माना लगेगा।
सिम कार्ड के लिए 50 लाख रुपए का जुर्माना लगेगा। सिम कार्ड के लिए बायोमेट्रिक पहचान जरूरी है। 100 से ज्यादा लाइसेंस की जगह एक ऑथराइजेशन, और बिल में स्पेक्ट्रम का रिफॉर्म भी किया गया है। ये भी कहा गया है या ये प्रावधान है कि युद्ध जैसी स्थितियों में सुरक्षा के लिए एक लीगल फ्रेमवर्क तैयार है। बिल में इंटरसेप्शन का प्रावधान है। डिजिटल भारत निधि से नए प्रोडक्ट डेवलप करने की व्यवस्था है। सिम जारी करने से पहले उपभोक्ताओं की अनिवार्य बायोमेट्रिक पहचान है। राष्ट्रीय सुरक्षा कारणों से इस बिल में प्रावधान है कि सरकार किसी भी टेलीकॉम नेटवर्क या सर्विस का टेक ओवर या मैनेजमेंट उससे सस्पेंड कर सकती है। ये बिल 138 साल पुराने भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम को बदलेगा, जो टेलीकॉम सेक्टर को कंट्रोल करता है। अब देखते हैं कि आपको नया सिम कार्ड जो है वो कैसे मिलेगा। नया सिम कार्ड लेने के लिए आपको खुद जाना होगा। आधार या कुछ अन्य दस्तावेज देने होंगे। बायोमेट्रिक डिटेल से लिंक दस्तावेज जरूरी हैं। आंखों और हाथ को स्कैन करके वेरीफाई किया जाएगा। आधार कार्ड से लिंक मोबाइल पर OTP जाएगा। सभी दस्तावेज की जांच के बाद ही सिम जारी किया जाएगा। तो ये जो बदलाव किए गए हैं उससे किस तरह का फायदा होगा कस्टमर्स को, और किस तरह की सख्ती बढ़ रही है। साइबर लॉ एक्सपर्ट विराग गुप्ता हमारे साथ हैं। विराग जी, समझाइए हमें कि ये जो अब नई बातें इसमें सामने आई हैं, इससे ये पूरे जो बहुत फ्रॉड्स होते थे वो कितना सेफ हो जाएगा। बायोमेट्रिक डिटेल दिया जाएगा, लेकिन अभी भी आधार वगैरह तो सिम कार्ड लेने में पहले भी देना पड़ता था, तो क्या बदलेगा अब इससे? देखिए, इसके पहले जुलाई अगस्त में भी जो मंत्री जी हैं उन्होंने कुछ सिम कार्ड के बारे में तमाम घोषणाएं की थी, और एक सरकार ने एक पोर्टल जारी किया है और संचार साथी, और उसमें शिकायतें दर्ज हुई थी। उस शिकायतों के बाद 52 लाख मोबाइल फोन कनेक्शन काटने, 8 लाख पेमेंट ब्लॉक वॉलेट को ब्लॉक करने और 66,000 व्हाट्सएप खातों को बंद करने का ऐलान किया गया था। देश में लगभग 114 करोड़ के आसपास अभी जो मोबाइल सिम कार्ड हैं। अब इसमें जो 4 जो बड़े लोग इसमें शामिल हैं, एक टेलीकॉम कंपनी है, दूसरा डीलर हैं, तीसरा मोबाइल हैंडसेट है और चौथा सिम कार्ड है। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि नए सिम कार्ड में जो प्रावधान किए जा रहे हैं, पहले नंबर पर वो प्रावधान पहले से थे। दूसरा, जो पुराने सिम कार्ड गलत इश्यू हो गए हैं उनको अगर उनका दुरुपयोग हो रहा है, क्योंकि सिम कार्ड के दुरुपयोग से साइबर अपराध बढ़ रहे हैं, सेक्सटॉर्शन जैसी चीजें बढ़ रहे हैं, वित्तीय जो अपराध बढ़ रहे हैं, बैंक खातों में अपराध बढ़ रहे हैं, वॉइस में जो स्कैम हो रहे हैं। और इन सारे अपराधों को अगर हम एक छोटा सा आंकड़ा दे तो पिछले 2 सालों में जो एक मासिक रिपोर्ट सबमिट की जाती है, तो व्हाट्सएप ने लगभग 6.25 करोड़ खातों को बंद या ब्लॉक किया है, फेसबुक ने 54 करोड़ पोस्ट को, और इंस्टाग्राम ने 8.5 करोड़ को। तो प्रश्न इस बात का है कि जो भी मोबाइल से साइबर अपराध करता है, उन सारे लोगों के सिम कार्ड का दोबारा जांच क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि जो संगठित अपराध हैं, उन संगठित अपराध करने वालों में सिर्फ 300 FIR हुई थी जो पुरानी रिपोर्ट के अनुसार। इसलिए इस कानून की भावना अच्छी है, पर उसका रोड मैप अभी क्लियर नहीं है। रोड मैप अभी क्लियर नहीं है। दूसरे की ये भी है इसमें कि कुछ और प्रावधान किए गए हैं जिसमें सरकार को और ताकत है टेलीकॉम कंपनियों पर कार्रवाई करने का, मैनेजमेंट हो, ये सब टेक ओवर भी करने का, इंटरसेप्ट्स करने का, अगर स्थिति ऐसे होती है राष्ट्रीय सुरक्षा के कारणों के लिए, उसी के मद्देनजर ये भी कर सकती है सरकार। तो इस प्रावधान को कैसे देख रहे हैं आप? टेलीकॉम कंपनियों के लिए ये एक सख्ती भी इसमें दिख रही है। नहीं, देखिए, ये जो सारे प्रावधान हैं ये आपातकालीन प्रावधान है, और आपातकालीन प्रावधान संविधान में भी दिए गए, हर स्थिति में दिए जाते हैं। ये चुनाव टाइम में सरकार के पास ये अधिकार होते हैं और कि वो किसी भी गाड़ी का, किसी भी निजी वाहन का अधिग्रहण कर ले चुनावी कार्य के लिए। तो सरकार के पास अधिकार होते और होने चाहिए, दिक्कत उसमें नहीं है। दिक्कत इस बात पे है कि जो नए कानून के तहत जो सैटेलाइट जो इंटरनेट आएगा, और सैटेलाइट जो इंटरनेट के लिए जो सैटेलाइट स्पेक्ट्रम का जो एलोकेशन है वो प्रशासनिक तरीके से जो किया जाएगा, उसमें कुछ उलझने हैं। और ये जो विदेशी कंपनियां हैं, जो एलॉन मस्क की जो कंपनी है या अमेजन की कंपनी है, तो वो जो सैटेलाइट इंटरनेट आएगा उस पर भारत सरकार का कितना और कैसे नियंत्रण रहेगा, ये मुझे लग रहा है कि महत्वपूर्ण बात है। और ये महत्वपूर्ण बात जब इस कानून के तहत नियम बनेंगे
उन नियमों से ही जाहिर होगी कि कैसे इन कानून का पालन होगा। जी जी, धन्यवाद आपका विराग गुप्ता बताने के लिए हमें। तो इस समय एक ब्रेक लेंगे हम। ब्रेक के बाद देखते हैं कि इंडिया ब्लॉक के जो सांसद हैं उन्होंने आज पर सांसदों के निलंबन के विरोध में मार्च किया है। शीत सत्र में सांसदों के निलंबन के विरोध में आज विपक्षी दलों के सांसद विरोध प्रदर्शन के लिए उतरे। इंडिया गठबंधन में शामिल दलों के विपक्षी सांसदों ने संसद परिसर से विजय चौक तक मार्च निकाला। आज विरोध कर रहे विपक्षी सांसदों ने कहा कि सरकार की तरफ से जानबूझकर विपक्षी सांसदों को निलंबित किया गया है ताकि जरूरी बिलों पर बिना विपक्ष के साथ चर्चा और बहस करे वो उन महत्वपूर्ण बिलों को अपनी मर्जी से पास कर लें। इन सांसदों का कहना है कि हमें जनता ने चुनकर संसद में भेजा है। सरकार से सवाल पूछना हमारा हक और जिम्मेदारी है। सरकार तानाशाही कर विपक्ष की आवाज को दबा रही है। शीत सत्र में लोकसभा और राज्यसभा के अब तक 143 सांसद निलंबित किए जा चुके हैं। इसके अलावा कल इस मुद्दे पर पूरे देश में भी प्रदर्शन की योजना है। ये दुर्दैव है कि शाह साहब भी वहां पर नहीं आए हाउस में और प्रधानमंत्री नहीं आए। क्या हुआ इसके बारे में उन्होंने नहीं बताया, तो सदन में बताने की चीजें उन्होंने छोड़कर वो वाराणसी में बात करते हैं, डायमंड हाउस में बात करते हैं, अहमदाबाद में, और रेडियो में अब टीवी पर बात करते हैं, लेकिन सदन में बात नहीं करते। ये सदन का अमर्यादा उन्होंने किया। तो इसको लेकर कल देश भर में भी एक तरह से विरोध प्रदर्शन की तैयारी है। अब इस समय 5 की बात में इतना ही। नमस्कार।